ये ऐसी मशीन्स हैं जो अपने ऑर्डर्स को या तो टर्मिनेट करेंगी या इसी कोशिश में टर्मिनेट हो जाएंगी। टर्मिनेटर्स हीरोज हों या विलन्स, वो बैडएस होंगे, इस बात की तो गारंटी है। यही कारण है कि टर्मिनेटर मूवीज इतनी ज्यादा औसम होती हैं और आप सब इस सीरीज के इतने बड़े फैन हैं। जिन्होंने भी हमें इस सीरीज के लिए पिछले कम्युनिटी टैब में वोट किया था और साथ ही साथ हमें कमेंट्स में टॉपिक सजेस्ट किया था, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि भैया हम भी इस सीरीज के बहुत बड़े फैन हैं। ऐसे ही गजब के टॉपिक्स को सजेस्ट करते रहिए और हम वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए इसी नोट पर जान लेते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम टर्मिनेटर मूवी सीरीज फैक्ट्स, वो भी बहुत ही भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर आपको पता चलेगा कि इस सीरीज को बनाने के लिए जेम्स कैमरन कहां से इंस्पायर्ड हुए थे, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से पहले टर्मिनेटर को कौन प्ले करने वाला था, टर्मिनेटर की 5वीं और 6वीं मूवी में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की यंगर वर्जन को किस तरह से दिखाया गया है और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने इस सीरीज से कितने और किस किस तरह से कमाए। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। टर्मिनेटर का इंस्पिरेशन जेम्स कैमरन को एक सपने से आया था, वो भी बुरे सपने से, जहां पर उन्होंने सपना देखा था कि एक मेटल का आदमी आग में से बाहर आ रहा है। इस दौरान उन्होंने अपनी 1981 में पहली मूवी पिराना 2 द स्पॉनिंग को डायरेक्ट किया था और इटली में वो मूवी के रिलीज के लिए गए थे और वहां से आने के बाद उन्होंने अपने सपने पर एक मूवी स्क्रिप्ट लिख डाली। लेकिन उस समय उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो कार में रह रहे थे। यही कारण है कि उन्होंने प्रोड्यूसर गेल एन हर्ड को, जो उनकी कुछ समय तक फ्यूचर वाइफ भी थी, अपनी स्क्रिप्ट को सिर्फ और सिर्फ $1 में बेच दिया, बस इस शर्त में कि वो मूवी को लिखेंगे और डायरेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या क्या हुआ आप तो जान ही रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं कास्टिंग के बारे में, लेकिन तैयार हो जाइए, ये एक रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। टर्मिनेटर मूवी में मेन एंटेगनिस्ट यानी टर्मिनेटर के लिए जेम्स कैमरन लांस हेनरिक्सन को कास्ट करना चाहते थे, जिनके साथ उन्होंने पिराना 2 द स्पॉनिंग में काम किया था और ओरायन पिक्चर्स को वो अपनी मूवी के लिए मनाने के लिए वो लांस हेनरिक्सन को पूरी तरह से टर्मिनेटर के तामझाम से सजाकर लेके गए थे, जहां पर उन्होंने टर्मिनेटर का आइकॉनिक लेदर जैकेट, चश्मा, शॉटगन और मुंह में एक सिगार तक लिया था। इतना ही काफी नहीं था कि उन्होंने ओरायन पिक्चर्स को दरवाजा तक तोड़ के दिखाया। ओरायन पिक्चर्स जेम्स कैमरन की विजन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने $6 मिलियन का बजट जेम्स कैमरन को दिया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। ऑब्वियसली टर्मिनेटर का रोल तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने किया था। वेल, हुआ ये था कि ओरायन पिक्चर्स ओजे सिम्पसन को टर्मिनेटर के लिए कास्ट करना चाहते थे। वहीं पर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, जो मिस्टर यूनिवर्स रह चुके थे, उन्हें ओरायन पिक्चर्स काइल रीज के लिए कास्ट कर रहा था। जेम्स कैमरन को दोनों ही कास्टिंग पसंद नहीं आई और उन्हें आ गया गुस्सा, जिसके कारण वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को धमकाने के लिए गए। लेकिन जब जेम्स कैमरन उन्हें पहली बार पर्सनली मिले, तब उन्हें समझ में आया कि इस बंदे को किसी न किसी तरह से टर्मिनेटर का रोल तो करना ही होगा और अगले ही दिन आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को टर्मिनेटर के लिए फाइनल कर लिया गया। वहीं पर काइल रीज के रोल के लिए अमेरिकन म्यूजिशियन स्टिंग को $3.5 लाख का ऑफर किया गया था, पर उन्होंने इस रोल को नहीं किया और बाद में इस रोल को फाइनली माइकल बीन ने किया। इनके अलावा जेनिफर जेसन लिया, जीना डेविस, डेब्रा विंगर, लिया थॉम्सन और लीजा लैंगलॉयस ने सैरा कॉनर के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, पर बाद में ये रोल लिंडा हैमिल्टन को मिला। अब चलिए बात करते हैं टर्मिनेटर के लुक के क्रिएशन की। तो ह्यूमन लुक को तो बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बट फिर भी टर्मिनेटर के स्केलेटन लुक को डिजाइन करने के लिए जेम्स कैमरन उस समय के सबसे बेहतरीन स्पेशल इफेक्ट आर्टिस्ट डिक स्मिथ के पास गए थे, जहां पर उन्होंने जेम्स कैमरन का ऑफर रिफ्यूज कर दिया और अपने दोस्त स्टैन विंस्टन से बात करने को कहा। इवेंचुअली जेम्स कैमरन और स्टैन विंस्टन ने अपने अपने आइडियाज और स्केचेस एक दूसरे के साथ शेयर किए और फाइनली 6 महीने की कड़ी तपस्या के बाद क्ले, प्लास्टर और यूरेथीन मॉडल से टर्मिनेटर का पहला लाइफ साइज स्केलेटन बनाया गया, जहां पर इसे क्रोम लुक दिया गया और इसका टोटल वजन 50 किलो के आसपास हुआ। और जब इसे पहली बार फिर से पपेट करके चलाया गया तो जेम्स कैमरन के होश उड़ गए, क्योंकि लिटरली ये उनके सपने के सच होने जैसा था। मूवी बनी, हिट भी हुई, पर एक इंसान था जिसे इस मूवी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और वो थे साइंस फिक्शन राइटर हार्लन एलिसन, जिनके हिसाब से जेम्स कैमरन ने उनका आइडिया चुराया था, जहां पर उन्होंने 1960s की साइंस फिक्शन एंथोलॉजी सीरीज द आउटर लिमिट्स में सोल्जर नाम के एपिसोड में कुछ ऐसा ही दिखाया था, जहां पर 2 फ्यूचर वॉरियर्स पास्ट में आकर लड़ते हैं। ये जानते ही ओरायन पिक्चर्स ने हार्लन एलिसन के साथ सेटलमेंट कर ली, जहां पर उन्होंने उन्हें क्रेडिट देने का वादा किया। लेकिन जेम्स कैमरन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने उन्हें भर भर कर गालियां दी।
स्पेशल इफेक्ट के मामले में हॉलीवुड में टर्मिनेटर 2 ने एक नया ही झंडा गाड़ा, जहां पर स्पेशली T-1000 का मेटालिक लुक अचीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। यही कारण है कि ओरिजिनली हमें T-1000 पहली मूवी में दिखने वाला था, पर उस समय के स्पेशल इफेक्ट को देखते हुए जेम्स कैमरन ने T-800 को इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक और आइडिया था कि सेकंड मूवी में T-800 के 2 वर्जन दिखेंगे, एक अच्छा एक बुरा, पर उन्होंने जब अपनी 1999 की मूवी द अबिस में VFX में लिक्विड एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना सीख लिया था, तो उन्होंने इस मूवी में T-1000 का इस्तेमाल करने का इरादा पक्का कर लिया और वो इसके लिए जॉर्ज लुकस के इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक के पास गए, जहां पर वहां के 35 आर्टिस्ट ने T-1000 के 5 मिनट के टोटल मॉर्फिंग सीन्स को मूवी के लिए क्रिएट किया, जहां पर ILM के आर्टिस्ट जॉन नोल और उनके भाई ने इस खास प्रोजेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाया और उसी सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेड वर्जन आज हम फोटोशॉप के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा भी कई जगहों पर प्रैक्टिकल एलिमेंट्स और एनिमेट्रॉनिक्स का भी इस्तेमाल किया गया है। अब T-1000 से जुड़े हुए एक और बोनस फैक्ट जान लीजिए। पहले इस रोल को इंग्लिश म्यूजिशियन बिली आइडल प्ले करने वाले थे, जिनके रूप में T-1000 को मॉडल भी किया गया था, पर उन्होंने मोटरसाइकिल राइड के दौरान अपना एक पैर तोड़ दिया था, जिसके कारण वो ट्रेनिंग के लिए वापस आ ही नहीं पाए। बाद में रॉबर्ट पैट्रिक को इस रोल के लिए साइन किया गया। जॉन कॉर्नर का रोल प्ले करने वाले एडवर्ड फर्लॉन्ग ने कभी भी किसी मूवी या टीवी शो में पहले काम नहीं किया था और उन्हें दूसरी मूवी के जॉन कॉर्नर के रोल के लिए पैसाडीना के बॉयज एंड गर्ल्स क्लब से लाया गया था, जहां पर उन्हें कैमरा के सामने एक्ट करने की बेसिक ट्रेनिंग दी गई। मूवी की शूटिंग के दौरान ही वो प्यूबर्टी के फेज से गुजरने लगे, जिसके कारण मूवी के आधी शूटिंग के बाद उनकी आवाज में बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसके कारण उन्हें अपने पुराने सीन्स पर अपनी नई आवाज के साथ वॉइस ओवर करना पड़ा। यही नहीं, उनकी हाइट भी अचानक से बढ़ने लगी, जिसके कारण वो लिंडा हैमिल्टन के सामने भी बहुत लंबे नजर आते थे। यही कारण है कि उन्हें लिंडा हैमिल्टन के सामने दिखाने के लिए उनके लिए स्पेशल गड्ढों को खोदना पड़ा, ताकि उनकी हाइट कैमरा में एडजस्ट हो पाए। इस मूवी ने हॉलीवुड के अंदर CGI रेवोल्यूशन तो लाया ही, पर इसके कई सारे आइकॉनिक सीन्स भी थे जिसे प्रैक्टिकली शूट किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, जहां जहां भी T-1000 किसी के सामने आइडेंटिकल रूप में दिखा है, उन सीन्स को बेसिकली आइडेंटिकल ट्विंस की मदद से शूट किया गया था। जैसे कि वो सीन जहां पर उस मेंटल हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड की बहुत बुरी मौत हुई थी। इस सीन के लिए 2 आइडेंटिकल ट्विन भाइयों को सेलेक्ट किया गया था। वहीं पर क्लाइमेक्स में जब T-1000 सैरा कॉर्नर में कन्वर्ट होता है, उस रोल को बेसिकली लिंडा हैमिल्टन की आइडेंटिकल ट्विन सिस्टर लेस्ली हैमिल्टन ने प्ले किया है, जो डिट्टो सेम टू सेम उन्हीं की तरह दिखती हैं। इसके अलावा लेस्ली हैमिल्टन हमें इस मूवी के चिप निकालने वाले सीन में भी दिखी हैं, पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। टर्मिनेटर 2 की एक अल्टरनेट एंडिंग को शूट किया गया था, जो शायद बेसिकली पूरी की पूरी टर्मिनेटर की कहानी को दूसरी मूवी के बाद खत्म ही कर देती, जहां पर सैरा कॉर्नर जजमेंट डे को बदलने के बाद अपने ओल्ड एज में दिखती, जहां पर सब कुछ ठीक होता और फ्यूचरिस्टिक होता और जॉन कॉर्नर US का सेनेटर होता। लेकिन जब इस फुटेज को टेस्ट ऑडियंस को दिखाया गया, तो एक तो लोगों को सैरा कॉर्नर का लुक पसंद नहीं आया, दूसरी ओर सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये क्रिएट हो रहा था कि अगर जजमेंट डे हुआ ही नहीं तो जॉन कॉर्नर कैसे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसके पिता काइल रीच तो फ्यूचर के रेवोल्यूशन से ही आए थे। इसीलिए जेम्स कैमरन ने इसकी एंडिंग को बदल दिया और फ्यूचर मूवीज के लिए स्कोप छोड़ दिया। इस मूवी का सैरा कॉर्नर का ब्लास्ट वाला विजन स्काईनेट के खिलाफ चल रहे विद्रोह को आगे बढ़ाने में इंस्पिरेशन की तरह दिखाया गया। वेल, ये सीन बहुत ही ज्यादा जानदार था और इस सीन को CGI और प्रैक्टिकल एलिमेंट्स दोनों की मदद से दिखाया गया था, जहां पर ब्लास्ट के मशरूम क्लाउड को दिखाने के लिए एप्पल के कंप्यूटर्स में सिमुलेशन को क्रिएट किया गया, जिस चीज के लिए जेम्स कैमरन ने कई सारी न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग की फुटेजेस को देखा और चीजों को ब्लास्ट होता हुआ दिखाने के लिए लॉस एंजलिस के कई सारे मिनिएचर वर्जन्स को क्रिएट किया गया, जिनमें कार्स, हाउसेज और पेड़ों को भी क्रिएट किया गया और इन्हीं सीन्स के लिए छोटी तोपों की मदद से ब्लास्ट किया गया था। टर्मिनेटर 3 का आइकॉनिक क्रेन वाला सीक्वेंस तो आपको याद ही होगा। वेल, इस सीक्वेंस में जितने भी डिस्ट्रक्शन को दिखाया गया है, वो सब कुछ एक फिल्म स्टूडियो के अंदर शूट किया गया है, जहां पर इन सारे के सारे सेट्स को बनाने में बहुत ज्यादा बजट लग रहा था। यही कारण है कि इस सीक्वेंस की बजट को पूरा करने के लिए अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने अपने हिस्से में से $1.4 मिलियन मूवी की प्रोडक्शन को दिए, तब जाके ये आइकॉनिक सीन मूवी के लिए शूट हो पाया। इस सीरीज की चौथी मूवी के लिए क्रिश्चियन बेल को मार्कस राइट का रोल दिया गया था, लेकिन वो इस मूवी में जॉन कॉर्नर का रोल प्ले करना चाहते थे। यही कारण है कि इस मूवी में उनके लिए इस कैरेक्टर को और भी ज्यादा एस्टैब्लिश किया गया और बाद में सैम वर्थिंगटन को इस रोल के लिए कास्ट कर लिया गया। हैरानी की बात यह है कि मूवी के खत्म होने के बाद क्रिश्चियन बेल को ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और वो इस मूवी में काम करके पछता रहे थे।
वहीं पर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के हिसाब से ये सबसे बेकार टर्मिनेटर मूवी थी। इस सीरीज की 5वीं और 6वीं मूवी में यंग आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के बॉडी डबल का रोल ब्रेट अजार ने प्ले किया है, जो एक अमेरिकन बॉडी बिल्डर रह चुके हैं। ऑडिशन में उनका बॉडी शेप और बॉडी मास 1980s के आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की बॉडी से काफी ज्यादा सिमिलर था। यही कारण है कि उन्हें इस रोल के लिए कास्ट किया गया और इन्हीं की बॉडी पर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की फेस और एडिशनल फीचर्स को मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन में ऐड कर दिया गया, जहां पर गाइड के रूप में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की पुरानी मूवीज का एग्जांपल लिया गया। उनके काम से खुश होकर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने उन्हें कई सारे बॉडी बिल्डिंग मैगजीन्स और कई सारे सिगार्स गिफ्ट के रूप में दिए। अब चलिए बात करते हैं कि 2019 की टर्मिनेटर डार्क फेट में किस तरह से इस फ्लैशबैक सीन को शूट किया गया। यहाँ पर भी वही तरीका अपनाया गया जो टर्मिनेटर जेनेसिस में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के यंग वर्जन के लिए किया गया था। यहाँ पर बेसिकली सभी के लिए बॉडी डबल्स का इस्तेमाल किया गया है और CGI की मदद से इन एक्टर्स के डी-एज्ड वर्जन को मूवी में इन बॉडी डबल्स के चेहरों से रिप्लेस किया गया, जिसे क्रिएट करने के लिए टर्मिनेटर 2 मूवी को गाइड की तरह इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जॉन कॉनर के रोल को एडवर्ड फर्लॉन्ग ने फिर से रिप्राइज किया, जहाँ पर उन्हें एक दिन के मोशन कैप्चर सीन के लिए बुलाया गया। ओरिजिनली इस फुटेज के अलावा भी कई और फ्लैशबैक के फुटेज थे, पर उन्हें मूवी में इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि वो मूवी के हिसाब से उतने अच्छे नहीं दिख रहे थे। अब चलिए बात करते हैं कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने इस सीरीज से कितने पैसे कमाए, और यकीन मानिए इस पर एक स्पेशल और डेडिकेटेड पॉइंट बनाना बहुत जरूरी था। तो सबसे पहली मूवी में तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को सिर्फ और सिर्फ $75,000 ही मिले थे, जो उस जमाने के हिसाब से भी बहुत ज्यादा पैसे थे। पर जब ये मूवी सुपर हिट हुई तो इस मूवी ने आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को बॉडी बिल्डर से उठाकर एक बहुत बड़ा हॉलीवुड मूवी स्टार बना दिया, जिसके कारण टर्मिनेटर 2 में सिर्फ और सिर्फ 700 वर्ड्स होने के बावजूद भी उन्हें टोटल इस मूवी के लिए $15 मिलियन पे किए गए, जिसके हिसाब से पर वर्ड उनके $21,429 बनते हैं। वहीं पर उनकी कमाई में से 12 मिलियन उन्होंने गल्फ स्ट्रीम जेट को खरीदने में खर्च कर दिया, जो कि एक प्राइवेट जेट है। वहीं पर तीसरी मूवी टर्मिनेटर 3 के लिए उन्होंने $29 मिलियन लिए। ऊपर से उन्होंने प्रोडक्शन से एक्स्ट्रा $1.5 मिलियन का खर्चा करवाया, जहां पर उनकी मांग के हिसाब से प्राइवेट जेट, फुल्ली इक्विप्ड जिम, ड्यूलक्स होटल स्वीट्स, लिमोजिन्स और बॉडीगार्ड्स हायर किए गए। ऊपर से मूवी की टोटल कमाई, DVD की सेल्स, टीवी राइट्स, वीडियो गेम लाइसेंसिंग और इन फ्लाइट मूवी लाइसेंसिंग से आए हुए पैसों में 20% का शेयर मांगा। वेल गाइज, मेरे हिसाब से तो इतने पैसों से एक नया घर लिया नहीं, बल्कि पैसों को ही ईंट बनाकर घर बनाया जा सकता है। सच कह रहा हूँ यार, अगर हमारे पास इतने पैसे आ जाएं, तब तो भैया शरीर में खून के बजाय 500 और 2000 के छुट्टे ही बहेंगे। अब चलिए बात करते हैं सीरीज के क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में। जैसा कि पहली टर्मिनेटर मूवी दुनिया भर के लोगों के बीच में एक कल्ट क्लासिक बन गई, यही कारण है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में इस मूवी को प्रिजर्व रखा है। वहीं पर दूसरी मूवी ने ऑस्कर्स में काफी धूम मचाई, जहां पर इसे 6 कैटेगरीज के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से इसने बेस्ट विजुअल इफेक्ट, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइल और बेस्ट साउंड एडिटिंग के लिए अवार्ड जीते। वहीं पर अगर बात करें फाइनेंशियल अचीवमेंट्स की, तो इस फ्रेंचाइजी ने टोटल $816 मिलियन की बजट पर अब तक $2 बिलियन का बिजनेस किया है, जहां पर इसमें सबसे इम्प्रेसिव रहा पहली मूवी का $6.4 मिलियन का बजट, क्योंकि इसने दुनिया भर में इसी बजट पर $78 मिलियन कमाए। वहीं पर दूसरी मूवी ने $102 मिलियन पर $520 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए। वहीं पर तीसरी मूवी के बाद से ही इसका एवरेज कलेक्शन 300 से 400 मिलियन डॉलर्स के बीच ही रहा है। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग टर्मिनेटर मूवी सीरीज फैक्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन से फैक्ट बहुत ज्यादा पसंद आए। मेरा तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का सैलरी सुन के ही दिमाग सुन्न हो गया। अगर आपको इन फैक्ट्स के अलावा भी कोई और फैक्ट मालूम है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी आने वाली ऐसी फ्यूचर ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। See you in the next video. Till then, take care. Goodbye.